नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल भारत पड़ोसी धर्म निभाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसियों का विश्वास जीतने की हर संभव कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने अपनी तह पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश सबके प्रति नई अप्रोच दिखलाई है। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली की संधि अहम है। भारत की संसद ने संधि पर मोहर लगा दी है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने प्राथमिकता बनाकर काम किया। नरेंद्र मोदी ने सोचा समझा कि दोनों देशों के बीच सीमा में निरंतरता लानी जरूरी है। ध्यान रहे, 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने बांग्लादेश से यह समझौता किया था। इस करार के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में मौजूद 111 बस्तियों की कोई 17,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को सौंपी जाएगी। बदले में बांग्लादेश भारत को 51 बस्तियों की 7,000 एकड़ जमीन सुपुर्द करेगा। ऊपरी तौर पर समझौता भारत के लिए नुकसानदायी है। आखिर बांग्लादेश को 10,000 एकड़ अधिक जमीन मिल रही है, मगर ये बस्तियां एक दूसरे देशों के अंदर नदी के पाट जैसे क्षेत्रों में है, जहां पहुंचना कठिन है, चौकसी मुश्किल है। नदी बहाव से भूगोल बदलता रहता है, इसलिए भारत के हित में है कि ले देकर सीमा को ऐसी बनाया जाए जिससे तारबंदी संभव हो, सीमा सुरक्षित हो। लेकिन इससे असम में भाजपा के खिलाफ माहौल बनेगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। जनता दल और राजद के कुछ नेता अब भी इस कोशिश में लगे हैं कि जनता परिवार की 6 पार्टियों का विलय हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी में इस विलय प्रक्रिया को लेकर जैसा विरोध हो रहा है, उससे लग रहा है कि तत्काल इसकी संभावना नहीं है। इसके पीछे चुनाव चिन्ह का एक तकनीकी कारण है, जिसके बारे में समझने के लिए शरद यादव और केसी त्यागी ने चुनाव आयोग से बात की है। लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने पहले ही कहा था कि बिना चुनाव लड़े राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। सपा नेता साइकिल नहीं छोड़ना चाहते हैं। दूसरे, उनको इस विलय से किसी फायदे की उम्मीद नहीं है। चुनाव चिन्ह के अलावा सपा नेताओं की 2 और चिंता है। एक चिंता राज्यसभा में नेता पद की है। अभी सपा के नेता राम गोपाल यादव हैं, लेकिन विलय के बाद शरद यादव के नेता बनाने की बात है। राम गोपाल यह पद नहीं छोड़ना चाहते। उनके करीबी और पार्टी के दूसरे महासचिव किरणमय नंदा ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा में नई पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ही होंगे। दूसरी चिंता पार्टी फंड की है। सपा का खजाना भरा हुआ है। चंदे के मामले में सपा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जबकि राजद, जदयू और दूसरी पार्टियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से बिहार में राजद जदयू की खींचतान के कारण सपा नेता विलय का ज्यादा फायदा भी नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकारों में ठन गई है। उनके सबसे पुराने सलाहकार कनिष्क सिंह अब उनके साथ नहीं हैं। उनके बाद राहुल को सलाह देने का जिम्मा दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और मोहन गोपाल संभाल रहे थे। सलाहकारों की दूसरी टीम के नेता के राजू हैं और तीसरी टीम अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला आदि नेताओं की है। लेकिन इन नेताओं में किसी तरह का तालमेल नहीं है। राहुल गांधी किसकी सलाह पर कौन सा कदम उठा रहे हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं रहती है। तभी राहुल गांधी महाराष्ट्र के भिवंडी अदालत में पेश होने गए तो कई लोगों को हैरानी हुई। राहुल की टीम के नेता के राजू पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मानहानि के मामले में जब खुद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाकर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगवा चुके थे, तो उनको निचली अदालत में पेश होने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अच्छा हुआ उस दिन सलमान खान का मुद्दा चल रहा था, नहीं तो मीडिया राहुल के इस नाटक की पोल खोलती। इसी तरह अमेठी के फूड पार्क का मुद्दा उठाने को लेकर पार्टी के पुराने नेता हैरान हुए। उनका कहना था कि यह मुद्दा उठाकर राहुल ने भद्द पिटवाई है। यह फूड पार्क 10 महीने पहले कैंसिल हो गया था। इसी वजह से हरसिमरत कौर बादल और स्मृति ईरानी को राहुल पर हमला करने का मौका मिला। इस गुटबाजी में ही राहुल का तेलंगाना दौरा टला है। बहाना भले भूमि बिल का हो, लेकिन राजू को निपटाने में लगे नेताओं ने इसमें फच्चर डाला।
ये लाख टके का सवाल है कि क्या अजीत सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। अजीत सिंह की पार्टी के नेता इस सवाल को टाल रहे हैं, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि सपा नेताओं से उनकी बात हुई थी। जनता परिवार की 6 पार्टियों के विलय की बात शुरू होने के बाद सपा नेताओं ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन अब विलय की प्रक्रिया ठहर गई है। हालांकि सपा नेताओं का यह प्रस्ताव अब भी है कि अजीत सिंह अपनी पार्टी का विलय सपा में कर दें, लेकिन वे पार्टी बचाए रखना चाहते हैं। तभी उनके करीबी नेता सपा से तालमेल की बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि सपा के शीर्ष नेताओं का तालमेल के मामले में उन पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात ये है कि अजीत सिंह राज्यसभा सीट की गारंटी चाहते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 6 या 7 सीट सपा के खाते में जाएगी। इसमें 1 सीट अजीत सिंह चाहते हैं। सपा की ओर से उनको इसकी गारंटी नहीं मिल रही है। इसका कारण ये है कि अमर सिंह की सपा में वापसी हो रही है और उनको भी 1 सीट देने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह ने 1 सीट बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को देने का वादा किया है। ऐसे में सपा के अपने नेताओं के लिए बहुत कम सीटें बचेंगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना डीएमके प्रमुख जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट में जस्टिस सीआर कुमारस्वामी ने आज फैसला सुनाया। उन्होंने जयललिता सहित 4 लोगों को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले में निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया। इससे पहले बेंगलुरु की एक निचली अदालत के जज माइकल डी कुन्हा ने जयललिता को 90 के दशक में मुख्यमंत्री रहते आय के ज्ञात स्रोत से 54 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा करने का दोषी पाया था। जज ने उनको 4 साल की सजा दी थी और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जयललिता की सहेली शशिकला नटराजन और उनके 2 रिश्तेदार जे इलावरसी और वीएन सुधाकरन को 4-4 साल की सजा और 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस सजा के बाद जयललिता को विधायक और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें 3 हफ्ते जेल में गुजारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जयललिता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि वो इस फैसले से खरा सोना बनकर निकली हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला उन्हें बेहद संतोष और सुकून देने वाला है। जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई कर्नाटक में हुई थी ताकि सुनवाई को प्रभावित न किया जा सके। फैसले के बाद उनके समर्थकों ने चेन्नई में उनके निवास पॉश गार्डन के बाहर देर तक पटाखे जलाए और मिठाइयाँ बांटी। कई जगह मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई और नारियल फोड़े गए। फैसले के बाद जयललिता ने कहा कि उनको इस बात का दुख है कि उनको सजा होने के बाद करीब 200 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। जयललिता को फैसले के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने अपने भरोसे के नेता ओ पनीरसेल्वम को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया था। अब वो खुद फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। दाऊद इब्राहिम का पता ठिकाना नहीं मालूम होने का जवाब देने के 1 हफ्ते के बाद आज सरकार ने कहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है और भारत सरकार को इसके बारे में पक्की सूचना मालूम है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कहा कि भारत के पास इस बारे में विश्वसनीय सूचना है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और भारत उसे जरूर वापस लाएगा। उन्होंने कहा कि उसके पाकिस्तानी पासपोर्ट सहित और दूसरे कई सबूत समय समय पर भारत की ओर से पाकिस्तान को दिए जाते रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी दाऊद के खिलाफ भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है और इसलिए पाकिस्तान को उसे खारिज कर उसकी खबर देनी होगी ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सरकार ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा था कि उसके पास दाऊद के ठिकाने की जानकारी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान से प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने आज लोकसभा में एक बार फिर भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया। विपक्षी पार्टियों ने इसका ये कहते हुए विरोध किया कि ये बिल राज्यसभा में लंबित है तो उसे कैसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने व्यवस्था देते हुए कहा कि इस तरह का कोई भी बिल राज्यसभा में लंबित नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसे पेश किए जाने पर सदन की राय जाननी चाहिए। इस पर हंगामा करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद सदन की राय से ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इसे पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार इसे सिर्फ पेश कर रही है, पास कराना
जाने नहीं जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष इसी तरह हंगामा करता रहेगा तो सरकार चुपचाप तमाशा नहीं देखती रहेगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से बस्तियों की अदला बदली के मुद्दे पर भाजपा की चिंता नहीं की, दलगत हितों को आड़े नहीं आने दिया। जबकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस करार से असम को बाहर रखा जाएगा। सो संधि पर मंजूरी से असम में राजनीतिक माहौल गरमाएगा। असम गण परिषद ने भाजपा के खिलाफ बंद कराया है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर जाने से ऐन पहले बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर संसद की मुहर लगी है। प्रधानमंत्री ने असम में अपनी पार्टी के ऊपर होने वाले राजनीतिक असर की परवाह किए बगैर इस समझौते में असम के कुछ हिस्सों को भी शामिल कराया और संसद के दोनों सदनों में 100% सहमति के साथ इसे पास कराया गया। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 40 साल से भी ज्यादा समय से ये समझौता लंबित था। हाल के दिनों में कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण ये समझौता टला तो कभी असम के विरोध की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डाला गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे अमली जामा पहना दिया। इससे उनके नेतृत्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमक बनी है। अब उनके चीन दौरे पर चीनी नेतृत्व सीमा विवाद के मामले में उनके साथ ज्यादा भरोसे से बात कर सकता है। अगर वे चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने का कोई वादा करते हैं तो उसे पूरी दुनिया ध्यान से सुनेगी। आखिर मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक के दौरान ही वादा किया था कि वे संधि कराएंगे और उन्होंने राजनीतिक हितों को किनारे करके समझौता करा दिया। प्रधानमंत्री ने असम की राजनीति के हिसाब से जोखिम लिया है। असम में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और भारत की करीब 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दिए जाने का राजनीतिक मुद्दा बनेगा। असम गण परिषद ने इसके खिलाफ प्रदर्शन और बंद का आयोजन करके संकेत दे दिया है कि वह इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी और भावनात्मक रूप से इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। असल में यह समझौते ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ हैं, क्योंकि भारत की बहुत कम जमीन बांग्लादेश के अधिकार में थी जो मिलेगी, लेकिन बदले में भारत को जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को देना होगा। लेकिन बारीकी से देखने पर इसके फायदे नजर आते हैं। पहला फायदा तो ये है कि भारत के लिए अब बाड़ लगाना आसान हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ लगती सीमा में 80% से ज्यादा हिस्से में बाड़ लगाई जा चुकी है। इस समझौते के बाद बाकी 20% में भी बाड़ लगा दी जाएगी। बाड़ लगा देने से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ बंद हो जाएगी। पशुओं की तस्करी से लेकर मानव तस्करी सब पर रोक लगेगी। सीमा सुरक्षित बनेगी। बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद खत्म करना और सीमा को सुरक्षित करना एक बड़ी उपलब्धि है। इसका दूसरा पहलू ये है कि इस संधि से बांग्लादेश के साथ भारत का सद्भाव बनेगा। बांग्लादेश इस समय अपने देश की कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए है। भारत इस सद्भाव का फायदा उठाकर कट्टरपंथी तत्वों और हुजी जैसे आतंकवादी संगठनों का सफाया करने का अभियान चलवा सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों रणनीतिक मकसद के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी बांग्लादेश में मौजूदगी भारत के लिए परेशानी की बात है, लेकिन अब भारत घड़ी की सुइयों को वापस घुमा सकता है। भारत के प्रति बांग्लादेश के नेतृत्व और आम लोगों को भरोसा बढ़ेगा, जिससे उनकी सरजमी से चलने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत बांग्लादेश में जमीन अदला बदली के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस्तियों की अदला बदली की संधि एक संविधान संशोधन है। संसद में 2/3 बहुमत से फैसला हुआ। मोदी सरकार ने राज्यसभा में कांग्रेस को भरोसे में लेकर फैसला करवाया। अब संबंधित राज्यों की विधानसभाओं की हरी झंडी जरूरी होगी। उस नाते यह एजेंडा मामूली नहीं है। इससे मोदी सरकार की सोच का पता पड़ता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, भारत की संसद ने बांग्लादेश के साथ जमीन की अदला बदली का जो फैसला किया है उसके क्या मायने हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, उसका सबसे पहला महत्व दोनों देशों के संबंधों पर है। पिछले 40 साल से ये मामला अधर में लटक रहा था। पिछले साल होता होता रह गया, लेकिन
जो विरोध भाजपा कर रही थी, जी अब भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया है। जी राजनीति से ऊपर उठकर वो राष्ट्रनीति कर रही है। जी। ये राष्ट्र के लिए हितकारी है। ये राष्ट्र के लिए हितकारी मतलब भाजपा की राजनीति से ऊपर राष्ट्र हित में, ये कैसे आप इसको? देखिए, इसमें ये हुआ है कि करीब 10,000 एकड़ जमीन हमारी बांग्लादेश के पास चली जाएगी, एक्स्ट्रा जाएगी, वो अतिरिक्त जाएगी अदला बदली और के अलावा। बांग्लादेश की हमारे पास मुश्किल से 500 एकड़ जमीन आएगी। जी इसके बावजूद हम ये समझौता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसको सुषमा स्वराज जी ने बहुत अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है, जो मैं हमेशा पड़ोसी देशों के साथ इस्तेमाल करता हूँ कि हमको आप एल्डर ब्रदर समझिए, बिग ब्रदर नहीं। हम त्याग कर रहे हैं, और त्याग करना भी क्या है, वो जो प्रकोष्ठ थे जिनमें वो लोग हमारे रहते थे, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते थे। वो जमीन से घिरे हुए थे। वो बेचारे भारत आना चाहे तो आ नहीं सकते थे। अब वो लोग वहां रह जाएंगे और जो इधर के लोग हैं वो इधर रह जाएंगे। नहीं वैदिक जी, ये राष्ट्रनीति, राजनीति को छोड़कर भाजपा ने और मोदी सरकार ने राष्ट्रनीति के तहत ये किया, वो कैसे? वो इस मायने में कि भाजपा ने प्राणपण से विरोध किया था इसका। जब ये मनमोहन सिंह ने ये समझौता कर किया था, मनमोहन सिंह ढाका चले गए थे और दस्तखत होने वाले थे, तो ममता बनर्जी ने झंडा खड़ा कर दिया, प्रफुल्ल महंत ने झंडा खड़ा कर दिया, और इन दोनों से भी ज्यादा बीजेपी ने झंडा खड़ा कर दिया कि ये राष्ट्रद्रोही हो रहा है, भारत की जमीन दी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। और खास तौर से ममता बनर्जी की वजह से मनमोहन सिंह जी को स्थगित करना पड़ा है समझौता, वहां जाके स्थगित करना पड़ा। बड़ी थू हुई, बदनामी हुई। और मैं समझता हूं कि अब भाजपा ने अपना स्टैंड चेंज करके, बदल कर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आसाम में असम गण परिषद ने भाजपा के खिलाफ बंद का आह्वान किया, बंद करवाया। ये अपने आप में भाजपा को आसाम में शायद इसकी राजनीतिक कीमत अदा करनी पड़े। हो सकता है, लेकिन आसाम में राजनीतिक कीमत अदा करना पड़ेगी तो बांग्लादेश में जो फसल उसने प्रेम की उगाई है नहीं, उसको काटने का श्रेय भी उसको मिलेगा। नहीं तो लेकिन, और इसका असर और पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। नहीं लेकिन वैदिक जी, पड़ोसी देशों को अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके प्रति बहुत उदारता के साथ में कई पड़ोस धर्म निभाने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन बदले में क्या उतने अपने को रिस्पांस मिलता है? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे होता यह है कि हमारे छोटे पड़ोसी देशों के साथ हम जब बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, अत्यधिक उदारता का, तो थोड़ी बहुत फुसफुसाहट हमारी प्रशंसा के तौर पे हो जाती है। लेकिन वहाँ के जो भारत विरोधी तत्व हैं, वो वहाँ क्यों हावी रहते हैं? फिर वो कमान खींच वही कि बांग्लादेश के साथ आप कितनी ही उदारता कर दें, लेकिन वहाँ भारत विरोधी इतनी बड़ी संख्या में कि सरकार भी फैसले नहीं कर पाती है। पर ऐसा है कि शेख हसीना की सरकार पहले भी जब बनी थी और अब भी जब भी वो भारत के साथ थी, लेकिन बेगम जिया और वो, लेकिन बेगम जिया हैं और बड़े बड़े मुस्लिम लीग के मौलाना लोग हैं, उनका तो एक ही काम है, अगर वो भारत विरोध नहीं करें तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, उनका आधार खिसक जाएगा। तो हमको मान के चलना चाहिए कि हमारी लाख अच्छाइयों के बावजूद हमें कुछ न कुछ विरोध सहना मतलब हम पड़ोसियों के प्रति लाख पड़ोस धर्म निभाएं, लेकिन हमें उसके बदले में कोई सद्भाव नहीं मिलेगा। नहीं, सद्भाव मिलता तो है, लेकिन जो दुर्भाव मिले उसको पचाने की ताकत हम में होना चाहिए। हम एल्डर ब्रदर तभी होंगे, हमको दादा नहीं बनना है, हमको बड़ा भाई बनना है। लेकिन ये क्यों? अब चीन इन्हीं देशों के अंदर काम करता तो उसके प्रति सद्भावना भी है, बदले में वो अपने वो भी करते हैं, उनके हित भी साधते हैं। हमारे प्रति ऐसा क्यों नहीं व्यवहार बनता है? चीन दूर दूर है ना हम पास हैं, जो अति पास होता है। नहीं, देखिए अभी भी इस नेपाल के भूकंप में चीन ने कम मदद की, चीन के कम लोग थे, लेकिन हमने ज्यादा मदद की और हमारी ज्यादा बदनामी हुई है। नहीं, वो तो हमारे जो टीवी के कर्मचारी हैं, रिपोर्टर हैं, उनकी कृपा से बदनामी हुई है, और बदनामी का कोई कारण नहीं है। नेपालियों ने बहुत आभार व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी ने जिस मुस्तैदी से काम किया है, बेजोड़ है वो मुस्तैदी, सारी दुनिया के नेताओं के लिए आदर्श है वो। तो भारत ने काम तो बहुत अच्छा किया है, तारीफ भी काफी। ये कहना है कि पड़ोसियों के प्रति, भले भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सबके प्रति मोदी सरकार का रिस्पांस और जो काम हुआ बहुत हुआ है, खुद उन्होंने पर निजी तौर पर दिया, लेकिन बदले में क्या भारत के हित ये सदने दे रहे हैं? इसमें देखिए, भारत के हित सधने का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि हमको अपना रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भारत की ताकत तो बढ़ती है। भारत के जितने समर्थक हैं उनकी आवाज में बल पैदा होता है, और मैं समझता हूं कि अभी जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये दूसरे पड़ोसी देशों को भी बहुत प्रेरणा देगा। सब देशों के साथ छोटे मोटे
सीमा के झगड़े हैं या विवाद हैं, उनको दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। और मेरा कहना एक है जो बड़ी दृष्टि अख्तियार करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि ये सारे देश तो हमारे ही हैं ना। ये एक महासंघ जब बनेगा, कॉन्फेडरेशन, तो थोड़ी जमीन इधर रहे थोड़ी उधर रहे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं वैदिक जी, क्या बांग्लादेश भारत के बीच में जमीन के लेन देन का जो मामला है, ये चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में मिसाल बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन इतनी सारी जमीन हमको चीन को देने की जरूरत नहीं है। चीन के जो दावे हैं और जो हमारे दावे हैं उसमें लेन देन होगा। अगर हमको कुछ देना पड़े तो उसमें कोई बहुत बड़ा घाटे का सौदा नहीं है। दिक्कत ये है कि हमने तो दिया हुआ, हमसे तो लिया हुआ बलात्, इसलिए हमारे पास देने को नहीं। मतलब जो हम तो यथा स्थिति से ज्यादा एक तरह से चाहने की वो अप्रोच ही नहीं कि हम वापस अपनी जमीन लें, तो इसलिए यहाँ वो तो मामला उठता ही नहीं है। हजारों किलोमीटर जमीन हमारे हिसाब से चीन ने दबा रखी जी, और चीन ने जो पाकिस्तान ने हमारी जमीन दबा रखी है जम्मू कश्मीर में, वो भी हजारों किलोमीटर जमीन वहां दबा रखी है। तो इस सारे मामले पर एक साथ बातचीत होनी चाहिए, और इसमें अगर चीन के कुछ दावे हैं और कुछ प्रमाण उनके पक्ष में जाते हैं, तो मेरा कहना यह है कि जो जमीन बिल्कुल बंजर है, किसी काम की नहीं है, जैसे सियाचिन का है, इस तरह की कई जमीनें हैं, कई इलाके हैं, उन सब पे समझौते हो सकते हैं। लेकिन वैदिक जी, ये नहीं लगता है कि ये हमारी सदा सनातनी एक अप्रोच है कि चलो दे के कुछ दे दुआ के निपटाओ मामला। यही हम बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन ज्यादा दे रहे हैं, हम कम ले रहे हैं, मतलब दे दो, देकर आप किसी तरह शांति, किसी तरह अमन चैन खरीदो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इतनी हवाई बात नहीं है, इसमें व्यवहारिक बात भी है कि वो जो 10,000 एकड़ हम कह रहे हैं कि दी गई बांग्लादेश को, वो तो बांग्लादेश के पास ही है। दे क्या रहे हैं, कागज पे दे रहे हैं, असलियत में पहले से उसके पास है। इसी तरह से चीन ने जो हमारी जमीन दबा रखी है वो दबा रखी है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी दबा रखी है, पाकिस्तान ने भी जो कागजों में जम्मू कश्मीर दबा रखा है, उसकी मांग हमको करना चाहिए। आज तक भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से ये नहीं पूछती है कि तुम हमारा कश्मीर कब लौटा रहे हो। हाँ, तो यही तो मेरा कहना, कुल मिलाकर जो हो गया खत्म किया जाए, जो और कुछ देना हो दे दो, निपटाओ, यही अप्रोच तो कुल मिलाकर है हमारी। नहीं, उस अप्रोच के पीछे बड़ा अप्रोच ये है कि जो महासंघ बनना है उसमें सब हमारे पास आना है। वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।